नमस्कार, आप सभी का स्वागत है मनोज तिवारी टॉक शो में। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं श्याम सुंदर सिंह पटेल जी के साथ, जो कि एक समाज सेवी हैं। साथ ही वो बहुत सारे संगठनों से जुड़े हुए हैं और बीजेपी के लिए वो राजनीति के तहत भी जुड़े हैं, एक नेता के तौर पर। बहुत बहुत स्वागत है श्याम सुंदर जी आपका। सबसे पहले सवाल मैं ये करना चाहूँगी कि आप एक समाज सेवी हैं और इसके तहत आप बहुत सारे लोगों से जुड़े हैं, तो आपकी शुरुआत कहाँ से हुई है समाज सेवी के रूप में? मेरा परिवार स्वतंत्रता संग्राम सेनानी परिवार है। मेरे आजा परपाजा देश के लिए अंग्रेज़ों से लड़ाई लड़ी थी। उसके बाद हमारे बाबा जी उसी संस्कार से जुड़े हुए देश सेवा, समाज सेवा और शिक्षा की ओर ध्यान दिया। हमारे पिताजी और हमारे चाचा लोगों को बहुत अच्छी शिक्षा दिया। शिक्षा के क्षेत्र में आकर के हमारे पिताजी, माताजी या हमारे चाचा लोग बहुत कुछ हम लोगों को समाज सेवा, देश सेवा और लोगों के जन कल्याण के एक संस्कार डाले, जो संस्कार मेरे बीच आए। और हमने जूनियर हाई स्कूल में एक सहायक अध्यापक के तौर पर अध्यापन का कार्य शुरू किया। साथ साथ हम लोकल स्तर पे पत्रकारिता का काम करते थे, पत्रकार भी थे। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे मुझे समाज में लोकप्रियता हासिल हुई, लोगों को अच्छा लगने लगा मेरे कार्यों को, तो उसी बीच में 1971 में बांग्लादेश की लड़ाई हुई भारतवर्ष की, और देश के जवानों ने बड़ी बहादुरी दिखाई, पाकिस्तान को परास्त करके बांग्लादेश का एक देश का उदय किया। उस तत्कालीन प्रधानमंत्री माननीय श्रीमती इंदिरा गांधी जी ने, वो मेरे दिमाग में बहुत प्रभाव डाल दिया कि अब मुझे देश सेवा के लिए सेना में जाना। और मैं अध्यापन और पत्रकारिता का कार्य करते करते मेरे मन में हिलोरे ले रहा था कि कब मैं सेना में जाऊं कि मैं देश सेवा का काम करूं। और 29 जून 1977 को यहीं इलाहाबाद में टीए बटालियन में एक बहुत बड़ी भर्ती आई, जिसमें मैं हजारों लोग गए। पहले नंबर पे मेरा सिलेक्शन हुआ। मेरा एग्जामिनेशन बनारस में हुआ, मैंने एग्जामिनेशन भी पास कर लिया। उसके बाद भी मेरे मन में ये था कि पता नहीं सिलेक्शन होगा कि नहीं होगा। मैं बनारस से लौटने के बाद बड़े हनुमान जी के दरबार पे गया और मत्था टेका, प्रसाद चढ़ाया और बोला कि बजरंग बली, मुझे फौज में जरूर सेवा के लिए मुझे मौका दे देना। उनकी कृपा हो गई। 15 दिन के अंदर मेरे पास टेलीग्राम आ गया कि आप ट्रेनिंग के लिए जाइए, और मैं ट्रेनिंग में गया। ट्रेनिंग के दौरान बहुत सारे संघर्ष मैंने झेले और एक एडवेंचरस लाइफ बना दिया मुझको, साहसी। और बहुत मेरे अंदर देश के प्रति जज्बा आया और मैंने पूरी सेवाएं किया। और सेवा के दौरान एक सैनिक का सबसे बड़ा जीवन का संकल्प होता है कि युद्ध लड़ूं और युद्ध में विजयी बनूं और विजयी बहादुर बनूं। वो मुझे गौरव प्राप्त हुआ। और 26 जुलाई 1999 को हमने कारगिल युद्ध विजयी हासिल किया। मैं कारगिल युद्ध विजेता भी। बड़ी अच्छी बात है ये तो मुझे देश सेवा के साथ साथ जब मैं रिटायर होके आया, तो मुझे लगा कि मुझे अब देश के अंदर तमाम तरह की सामाजिक कुरीतियाँ, सामाजिक परेशानियाँ, तमाम तरह की विभिन्न तरह की दिक्कतें आती हैं। अब मैं संगठन के साथ जुड़ करके मैं उनकी समस्याओं को दूर करने के लिए समाज सेवा करूँगा। मैंने समाज सेवा करना शुरू किया। शुरुआत की मैंने स्कूल कॉलेज से। उसके बाद मैंने पूर्व सैनिकों का एक संगठन बनाया, वीर सेनानी पूर्व सैनिक कल्याण समिति प्रयागराज, जो 35,000 भूतपूर्व सैनिकों का संगठन है, उसका नेतृत्व करता हूँ। उसके मार्फत मैंने बहुत सारे कार्यक्रम किए। उसके बाद तमाम कुछ संगठन मेरे साथ और खड़े हुए। महिलाओं के संगठन खड़े हुए, महिला अधिकार संगठन, अग्निशिखा मंच, संजीवनी जैसे तमाम महिला के संगठन, जिसका मैं पैट्रन हूँ। और उनके साथ जुड़ करके मैंने महिलाओं की समस्या पे ज़्यादा जोर दिया। महिलाएं जिस देश की शिक्षित हो जाएंगी और बच्चे संस्कारित हो जाएंगे, वह देश स्वर्ग हो जाएगा।
सर, आपने बताया आप सेना के एक जवान रह चुके हैं प्रॉपर वे में, और आपने बहुत लंबे समय तक सुरक्षा प्रदान करी है देश को। तो सेना का जवान होते हुए जो आपने अपनी तरफ से जो भी मन में आपके ख्याल आए होंगे, उसके बारे में कुछ बताइए कि एक जवान के मन में कैसे विचार उत्पन्न होते हैं जब वो देश की रक्षा कर रहा होता है। जवान के मन में यही लगता है कि देश सर्वोपरि है, देश की किसी भी तरह की समस्या से जूझने के लिए यह शरीर बना हुआ है, हम तन मन धन से समर्पित हैं। जिस तरह सरकार हमें इस्तेमाल करेगी उस तरह से हम साथ देंगे। अगर कोई लॉ एंड ऑर्डर खराब होता है तो वहाँ जाएंगे, आग लगेगी तो बुझाने जाएंगे, बाढ़ आ गई तो जाएंगे, किसी भी तरह की समस्या होगी सेना को बुलाएगी तो हम हर वक्त तैयार हैं देश की सेवा, बाहरी आक्रमण से बचाने के लिए और अंदरूनी समस्या के लिए। यही सैनिक का धर्म होता है। जी, आप कई संगठनों के संरक्षक भी हैं, तो ये सारी चीज़ें आप मैनेज कैसे करते हैं? जैसे कि एक समाज सेवी भी, और अब बहुत समाज सेवी के साथ जो संगठन जुड़ जाते हैं आपके साथ, हर जगह ध्यान देना होता होगा, कैसे? बिल्कुल बिल्कुल। देखिए, एक सैनिक जो होता है वो 24 घंटे का एम्प्लॉय होता है, और जो 24 घंटे देश के लिए, समाज के लिए, जीने के लिए अपने आप को समर्पित करता है, तो उसके लिए यह मैनेज करना कोई कठिन काम नहीं है। और मैं मैनेज कर रहा हूं और हर जगह मेरी उपस्थिति रहती है। आप कहीं भी देख लीजिए, कहीं भी कोई समस्या होगी तो मैं वहां जरूर मिलूंगा। तो यह मेरा एक स्वभाव बन गया है। रात को जरूरत पड़ेगी तो खड़ा हूँ, दिन में जरूरत है तो खड़ा हूँ। यही सैनिक का धर्म हो। जी, आप महिलाओं पर होने वाले अत्याचारों के खिलाफ भी हमेशा बोलते नजर आए हैं, जुड़े रहते हैं ऐसे मुद्दों से। तो समाज में महिलाओं को लेकर जो रूढ़िवादी बातें होती हैं, उसको लेकर आप क्या सोचते हैं? देखिए, ये भारतवर्ष सांस्कृतिक परंपराओं, रीति रिवाजों, धार्मिक मान्यताओं का देश है। जी, यहाँ परंपराएं कुछ तरह तरह की हर वर्ग, हर समुदाय में होती हैं। उन परंपराओं को आज के इस लोकतांत्रिक प्रक्रिया में व्यवस्थित करने में बड़ा समय लग रहा है, और उन्हीं दिक्कतों के कारण कई दफ़ा आज शिक्षा क्षेत्र में लड़कियां बहुत आगे शिक्षित हो गई, आगे बढ़ गई हैं। तो पुराना और नए के बीच में बहुत गैपिंग हो गया। तो अब जब आज शिक्षित लड़कियों को मौका दिया जाता है, वो खुल कर के मैदान में काम करती हैं, तो जब उनकी परंपराओं में कोई दिक्कत आती है तो समाज उनको गलत दृष्टि से देखता है और डांटता है, बिगड़ता है और बुराइयां फैलती हैं। उस बुराई को दूर करने के लिए हम लोग समूह रूप में समझाने का प्रयास करते हैं कि समय को बदलते हुए अपने आप को, हमें आपको बदलना है और इन्हें मौका देना है, जिससे ये शिक्षित हो सके, आगे बढ़ सके और देश को हमें बहुत आगे ले जाए। अच्छा, जो ये समाज सेवी होते हैं वो अक्सर राजनीतिक तौर पर भी कार्यरत होते हैं, राजनीति करते नजर आते हैं। तो आपने भी इच्छा जाहिर की थी, अभी आपने बताया, जिक्र भी किया था, तो आपको टिकट नहीं मिल पाया, आपने बीजेपी की तरफ से चुनाव लड़ना चाहा, तो इसके बारे में ऐसा क्यों हुआ? ऐसा कुछ अगर आप बता सके तो, कि क्या वजह हो सकती है? देखिए, समाज सेवा का विस्तृत रूप है राजनीति। राजनीति पार्टियों के, दलों के आधार पर होती है। कौन किस स्वभाव का व्यक्ति है वो उस दल में जाकर के शामिल हो जाता है। मुझे भारतीय जनता पार्टी देशहित में, जनहित में, लोगों के कल्याण करने की एक ईमानदारी और निष्ठापूर्ण पार्टी नजर आई, इसलिए हम सैनिक होने के नाते वो मेरे स्वभाव के अनुरूप रहा। मैंने भारतीय जनता पार्टी को प्रेफर किया और वहीं जाके काम भी कर रहा हूँ, वहीं टिकट मांग रहा हूँ। अन्य पार्टियों के लोगों ने मुझे बहुत बार कहा कि तुम मेरे पार्टी से लड़ जाओ। मैंने कहा मेरे स्वभाव के अनुकूल नहीं है, इसलिए मुझे नहीं मिलेगा टिकट, मैं नहीं लड़ूंगा, लेकिन लड़ूंगा तो भारतीय जनता पार्टी से। जी, तो भविष्य में राजनीति को लेकर आपका कोई प्लान है? बिल्कुल प्लान है। क्या उसके अगर हम समाज सेवा निकले हैं तो बहुत सारी समस्याएं ऐसी आ जाती हैं जो सरकार से जुड़े हुए विषय होते हैं। प्रदेश सरकार भी हो सकता है, केंद्र सरकार से भी हो सकता है, प्रशासन से भी होता है। अगर हम सांसद या विधायक बनते हैं तो हमारे पास सत्ता का एक शक्ति आती है, जिसके आधार पर हम उन समस्याओं को बड़े आसानी से सुलझा लेते हैं। इसलिए लोग बाग, समाज सेवी लोग राजनीति की ओर जाना चाहते हैं या राजनीतिक लोग उनको अपनी ओर खींच लेते हैं। ये दोनों का एक दूसरे का दोस्ताना है, बिना इसके नहीं चल सकता।
तो आप ये बताइए कि अभी जो वर्तमान सरकार है वो अर्थव्यवस्था को लेकर उसने बहुत निर्णय लिए हैं, जिसमें से कई निर्णय गलत भी हैं, सही भी हैं। तो उन निर्णयों के आधार पर अगर आपसे पूछा जाए कि सरकार जो है वो फिलहाल आगे क्या करने वाली है, और अगर आप अपने तरीके से कुछ बता सकें कि हाँ सरकार को किस तरह काम करना चाहिए जब जाकर चीज़ें थोड़ा सही होंगी, संतुलित होंगी। देखिए, यह देश जब आज़ाद हुआ था तो इस देश की आबादी 37 करोड़ थी। आज की डेट में लगभग 137 करोड़ हो गई, नहीं 100 करोड़ आबादी बढ़ गई। इसलिए जो ये 100 करोड़ आबादी बढ़ी है तो निश्चित रूप से हमारी डिमांड बढ़ गई, हमारी आवश्यकताएं बढ़ गई, हमारी समस्याएं बढ़ गई। तो सरकार के पास संसाधन तो बहुत विस्तृत नहीं हुए, लेकिन जनसंख्या की बढ़ती चली गई। आज युवा बेरोजगार हो रहा है, संख्या में युवाओं की संख्या ज्यादा हो गई है। और ये कोरोना पीरियड में भी एक समस्या आ गई, जिसके वजह से जो हमारे कम शिक्षित रोजगार पाए हुए थे फैक्ट्रियों में, वो भी बेरोजगार होके आज गए। पढ़े लिखे लोग समय पे नौकरियां न पाने से वो बेरोजगार। तो ये जो समस्या एक खड़ी हुई, जिस पर सरकार चिंतित है और प्रयासरत है कि धीरे धीरे इसको व्यवस्थित किया जाएगा। जहां तक अर्थव्यवस्था की है, सरकार पूरा प्रयास कर रही है कि वो कहीं भी विश्व स्तर पे अपने आप को कमजोर न होने दे, इसका उसका पूरा प्रयास चल रहा है। सरकार की ये जिम्मेदारी होती है, चाहे किसी दल के सरकार हो। और इतनी सब समस्याएं कोरोना के बीच में पूरे विश्व लेवल की हैं, भारत में भी हैं। इतनी सब स्थिति के बाद भी देश शांतिपूर्वक चल रहा है। लोग खा पी रहे हैं, लोग चल फिर रहे हैं और जी रहे हैं। सरकार मरने नहीं दे रही किसी को। तो ये अर्थव्यवस्था एक दिन सब ठीक हो जाएगी, घबराना नहीं। जीवन संघर्षों का नाम होता है हौसलों से काम। हौसला हम में होना चाहिए, हौसला समाज में होना चाहिए, हौसला सरकार में बैठे हुए लोगों पे होना चाहिए, क्योंकि हमारी उंगली से ही सरकार बनती है। हम हौसलेबार हैं, हौसला रखते हैं, घबराएंगे नहीं। अर्थव्यवस्था ठीक होगी, कोरोना एक दिन जाएगा, हम जीतेंगे, देश ऊंचाइयों पर पहुंचेगा। फिलहाल वक्त है एक छोटे से ब्रेक का, उसके बाद हम पटेल जी से और भी बहुत सारी बातें हैं जो करने वाले हैं। तब तक आप देखते रहिए। जैसे कि बातचीत हो रही थी, तो अब उनसे अगला सवाल किया जाए। सर आप बताइए, समाज सेवी जो होते हैं वो कभी रिटायर नहीं होते, लेकिन समाज सेवियों का तो रिटायरमेंट नहीं होता, लेकिन आपने रिटायरमेंट के लिए फ्यूचर में अगर पूछा जाए तो कुछ प्लानिंग करी हुई है? देखिए, जो व्यक्ति देश और समाज के लिए कुछ विचार और चिंतन रखता है वो कभी रिटायर नहीं होता। हम सेना से रिटायर हुए हैं, लेकिन टायर्ड नहीं हुए। आज भी वही जोश और जज्बा है। और हमने जो शपथ खाई है इस देश के लिए, वो शपथ हमारी तब खत्म होगी जब हमारी मृत्यु होगी। मरने से पहले शपथ कोई खत्म नहीं होती। हमने देश के लिए शपथ लिया है, किसी भी परिस्थिति में देश के लिए, आग के रास्ते, हवा के रास्ते, पानी के रास्ते, चाहे मेरी जान ही चली जाए, मैं गुजर जाऊंगा। चलिए, अच्छा एक व्यक्तिगत सवाल करते हैं कि आपके जीवन में बहुत सारी घटनाएं हुई होंगी, कोई ऐसी घटना जिसका आप जिक्र करना चाहें जो आप कभी भूल नहीं सकते? देखिए, जीवन संघर्षों का नाम होता है हौसलों से काम। घटनाएं आएंगी और चली जाएंगी। घटनाएं कभी याद रखने वाली नहीं होती, लेकिन फिर भी आपने सवाल किया है तो आपको उत्तर देना लाजमी है। घटनाएं सेना के दौरान मेरे 2-3 घटनाएं घटी। पहली तो खूबसूरत घटना ये घटी कि मैं अध्यापन और पत्रकारिता छोड़ करके सेना में जाने का एक जज्बा रखा, और बजरंग बली ने मुझको वो अवसर दिया और मैं सेना में भर्ती हुआ। बहुत खुश हुआ। उस दिन मेरे जिंदगी का सबसे खुशी का दिन था। लेकिन जब कारगिल युद्ध में हम शामिल हुए और गिलगिट की पहाड़ियों में चालुका पोस्ट के पास 22,000 हाइट फीट पे रात को 2 मैन सेट टेंट के अंदर लेटे हुए थे, तो करीब 6 इंच की बर्फ गिर गई।
रात में बर्फ गिरने के बाद वो टेंट दब गया, हम बर्फ में दब गए, सांस लेना मुश्किल हो रहा था। उस समय हमको ये लग रहा था कि बिना युद्ध लड़े ही लगता है हम मर जाएंगे। एक सांस आई तो दोबारा सांस आएगी कि नहीं, ये घबराहट हुई। वो मेरे लिए बहुत बड़ा मतलब दुखद घटना थी कि हे प्रभु, ये क्या करने जा रहे हो कि मैं बिना युद्ध लड़े बर्फ में दब के मर जाऊंगा, तो मैं क्या सैनिक का धर्म निभाऊंगा। वो दिन मुझे नहीं भूलता। लेकिन रात को जैसे ही हम दबे, रात को ड्यूटी करने वाले सारे सैनिक दौड़ पड़े, टेंट में दब गए, पटेल जी दब गए और दौड़ करके उन्होंने तुरंत बर्फ हटाई और तुरंत टेंट को बाहर फेंका और मुझे सांस आई और मैं जीवित हुआ। तो यह एक मेरे लिए वो दिन नहीं भूलता कि कितनी कठिनाइयों के बीच हमने इस देश के लिए लड़ाई लड़ी, कितनी कठिनाइयों के बीच अपने जीवन को संघर्ष के साथ जीवित रहते हुए आज समाज के बीच में दहाड़ रहे हैं। तो ये जो क्षण है वो जिंदगी का मुझे दूसरा पहलू मिला, वो मुझे नहीं भूलता। अब इसी के साथ ये तो आपकी ना भूलने वाली बात थी, कोई ऐसा वाकया हुआ जिसको आप याद ही नहीं करना चाहते इतने बड़े जीवन में, कोई ऐसी घटना? भगवान की कृपा से ऐसा कोई वाकया नहीं जिसे आप याद नहीं करना चाहते? नहीं, याद करना नहीं, कोई वाकया ही नहीं हुआ। विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई लिखाई किए, अध्यापन के जीवन में अध्यापन का कार्य किया, फिर माता पिता के साथ कहीं खेती बाड़ी के काम करते रहे तो कहीं समाज सेवा के कार्य करते रहे। तो कोई घटना इस टाइप की नहीं हुई हमारे जीवन में, हमारे परिवार में इस तरह घटना नहीं हुई कि कहीं गोली चली हो, कहीं मारपीट हो गई हो, किसी का जमीन कब्जा कर लिया, मुकदमा चल रहा हो। भगवान की कृपा से मेरे घर में कोई मुकदमा नहीं चल रहा, किसी से लड़ाई नहीं, हम किसी के कर्जदार नहीं, न किसी से हमारा झंझट हुआ। जबकि सेना में होने के नाते 315 बोर राइफल से लेके कोई असलहा नहीं जो मेरे घर में लाइसेंस ही ना हो, लेकिन कभी लेके नहीं चलते क्योंकि किसी से लड़ाई नहीं है, कोई समस्या नहीं है। इसलिए समस्या रहित व्यक्ति, और जो समस्या रहित व्यक्ति होता है वही समाज के लिए लड़ने के लिए खड़ा हो सकता है, नहीं तो वो अपने ही समस्या में पीड़ित रहेगा। समस्या रहित होना बहुत जरूरी है। तो ईश्वर कृपा से मैं समस्या रहित हूँ। बड़ी अच्छी बात है। ये तो एक आखिरी सवाल और आपसे करना चाहूंगी। जरूर। एक नेता के तहत और एक समाज सेवी के रूप में भारत की जनता से आप अपनी तरफ से कोई अपील करना चाहेंगे? मेरी अपील तो अपने देशवासियों, भाई बहनों, नौजवान साथियों, नन्हे मुन्ने बालकों सभी से ही है कि देश सर्वोपरि है। जब भी सोचिए देश के लिए सोचिए। देश की संस्कृति, सभ्यता, परंपराओं और मान्यताओं पर चलते हुए सबके साथ आपसी सौहार्द, भाईचारा का व्यवहार कायम रखते हुए अपना विकास करना, देश का विकास करना, समाज का विकास करना, यही मेरा संदेश है, यही विचार है। आइए हम सब मिलकर देश को आगे बढ़ाएं, समाज में खुशहाली लाएं, हरा भरा सुंदर घर बार बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद जी पटेल जी आपका, अपने इतने भी जितना समय निकालकर हमसे बातचीत करी। अब जैसा कि आपने देखा कि श्याम सुंदर सिंह पटेल जी से बातचीत हुई, उन्होंने बहुत सारे विचार हमसे अपने बांटे। उन्होंने राजनीतिक तौर पर कुछ विचार बताए, समाज सेवी के तौर पर उन्होंने क्या क्या सोच रखी है अपने मन में उन्हें शेयर किया। एक सेना में भर्ती होने के बाद उन्होंने जो उतार चढ़ाव देखे, जो समस्याएं देखी, जो जिस निडरता से उन्होंने कार्य किया, उस पर भी उन्होंने खुलकर बातचीत की और एक संदेश भी दिया है सारे देशवासियों को। फिलहाल अब नए व्यक्तित्व के साथ आपसे अगले वीडियो में मुलाकात होगी। तब तक के लिए बहुत बहुत शुक्रिया और देखते रहिए मनोज टॉक।